चलिए तो आज शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ईडी किसी पर्सन को कैसे अरेस्ट करती है। इससे पहले हमने ये जाना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किसे मानते हैं, वो कौन से ऑफेंस है जिसको मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस माना जाता है। उसके बाद हमने देखा कि ईडी किसी की मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टी की अटैचमेंट कैसे करती है, फिर उस अटैचमेंट का एडजुडिकेशन कैसे होता है और उसकी कन्फिस्केशन यानी उस प्रॉपर्टी को जब्त कैसे किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि ईडी के पास जो किसी पर्सन को पीएमएलए के अंदर अरेस्ट करने की पावर है वो कैसे है और उसकी कंडीशन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए सेक्शन 19 जो है पीएमएलए का, इट टॉक्स अबाउट पावर ऑफ ईडी टू अरेस्ट ए पर्सन, बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस अगर मीट होती है तभी ईडी किसी को अरेस्ट कर सकती है, या अगर किसी को अरेस्ट करती है तो उसको जस्टिफाइड माना जाएगा, अदरवाइज कोर्ट जो है उसको बेल ग्रांट कर देती है। तो इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, पहले तो इसको प्लेनली रीड करके समझते हैं। तो ये सेक्शन 19 ये बोलता है कि इफ ईडी हैज रीजन टू बिलीव एंड दैट रीजन शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बेस्ड ऑन मटेरियल इन पोजीशन दैट ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब अगर ईडी के पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं, कुछ ऐसे मटेरियल इन पोजीशन है जिसके बेस पे ईडी को ये बिलीफ है कि एक आदमी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस का गिल्टी है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही बहुत टेक्निकल पॉइंट है, गिल्टी। इसकी डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो अगर ईडी के पास कोई ऐसा एविडेंस है जिसके बेस पे ईडी को लगता है कि वो पर्सन उस मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस का गिल्टी है, तो ईडी कैन अरेस्ट दैट पर्सन एंड immediately after the arrest ED has to inform him the grounds of arrest। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में भी ये राइट दिया गया है कि अगर किसी की अरेस्ट होती है तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी है। तो ये फंडामेंटल राइट है और यहाँ भी ईडी को ये ड्यूटी दिया गया है कि अगर वो किसी को अरेस्ट करती है तो एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अरेस्ट ही शुड इन्फॉर्म हिम द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। उसके बाद क्या करती है, ईडी सेल सेंड रिपोर्ट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट। जैसे ही अरेस्ट करती है तुरंत जो है ईडी को इस पूरे अरेस्ट की रिपोर्ट जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करनी होती है और 24 घंटे के अंदर उस आदमी को स्पेशल कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। ये तो एक यूनिवर्सल रूल है जो बाकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई होते हैं। तो अब इसमें टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, इसमें ये बहुत ही डिबेटेबल इशू रहा है सालों से, और आपने कई बार न्यूज में ये सुना होगा, देखा होगा कि जब भी ईडी किसी को अरेस्ट करती है तो कई बार ये डिबेट हो जाता है कि क्या ईडी के पास कहीं अनलिमिटेड पावर तो नहीं दे दिया गया है, ईडी किसी न किसी को अरेस्ट कर लेती है। तो इस पे बहुत बार कोर्ट में केस आए और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी इसके ऊपर कई बार अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिए हैं। कई बार हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ईडी के पास जो पावर है वो जस्टिफाइड है, और कई बार ये भी कहा गया कि नहीं ईडी को अनलिमिटेड पावर दे दिया गया है, ईडी ऐसे ही किसी को अरेस्ट कर लेती है विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड्स। तो इसमें टेक्निकल क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ईडी हैज रीजन टू बिलीव बेस्ड ऑन द मटेरियल इन पोजीशन दैट ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ। यहाँ पे एक डिबेट हुआ था, ये कोर्ट में ये मुद्दा आया था कि देखिए जुडिशियल प्रोसेस में किसी भी पर्सन को गिल्टी प्रूफ करना पुलिस का या किसी अथॉरिटी का काम नहीं है, ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जब तक किसी केस की ट्रायल नहीं होती, जब तक पूरे केस की हियरिंग नहीं होती, ये इट इज द कोर्ट टू डिसाइड कि वेदर ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस और नॉट। ये ईडी कैसे डिसाइड कर सकती है कि ये एक आदमी जो है वो गिल्टी है। तो पंकज बंसल का एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में 2 डायरेक्शन दिए थे, जिसमें पहला डायरेक्शन था ईडी को कि आपके पास जो भी एविडेंस है जिसके बेस पे आपको ये लगता है कि कोई आदमी मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस का गिल्टी है, दैट एविडेंस शुड बी एनफ टू प्रूव दैट पर्सन गिल्टी। ऐसा नहीं है कि किसी भी एविडेंस के बेस पे आप किसी पर्सन को मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में गिरफ्तार कर लेंगे। that evidence should be enough, that evidence should be sufficient enough to prove that person guilty
मतलब वो एविडेंस ऐसा होना चाहिए कि अगर वो कोर्ट के सामने पेश किया जाए तो कोर्ट ये बोल दे कि हाँ वो आदमी बिल्कुल गिल्टी है। तो एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एनफ, पहला। दूसरा, ये कहा गया कि जैसे ही वो आदमी अरेस्ट होता है उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी है। तो यहाँ पे सेक्शन 19 क्या बोलता है कि ईडी शैल इन्फॉर्म। अब इसमें एक डिबेट हुआ, ये डिस्कशन हुआ कि भाई इन्फॉर्म करना है या कम्युनिकेट करना है, इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन आया। तो इन्फॉर्म मतलब इन्फॉर्म आप वर्बली भी कर सकते हैं, राइटिंग में भी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल के केस में ये बोला कि ईडी शुड कम्युनिकेट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग। अभी राइटिंग में क्यों जरूरी है? कई बार क्या होता था कि ईडी किसी को अरेस्ट करी और उसने ऐसे वर्बली बता दिया उनको कि भाई आपको इस ग्राउंड पे हम अरेस्ट कर रहे हैं। तो इज दैट सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 19? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल के केस में इस पे डायरेक्शन दिया और बोला कि आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है उस पर्सन को आपको कम्युनिकेट इन राइटिंग में कम्युनिकेट करना। और ये राइटिंग में कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? इसलिए भी जरूरी है कि मानिए कि किसी पर्सन को अगर ईडी अरेस्ट करती है तो डेफिनेटली वो पर्सन किसी लॉयर को हायर करेगा उस केस को कंटेस्ट करने के लिए। तो उस लॉयर के पास कोई तो ग्राउंड राइटिंग में होना चाहिए जिसके बेस पे वो अपनी केस को तैयार करेगा, आर्गुमेंट के लिए तैयारी करेगा। तो इसीलिए ईडी ने बोला, पहला यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया कि जो भी आपके पास एविडेंस है दैट शुड बी सफिशिएंट एनफ टू प्रूव ए पर्सन गिल्टी, क्योंकि गिल्टी प्रूव करना आपका काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है। दूसरा कि आपको जो भी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उस एक्यूज को बताने हैं दैट शुड बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग। तो ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक और इसमें पॉइंट थे जो पावर ऑफ अरेस्ट को लेके समय समय पे इस पे डिस्कशन हुआ है। और पंकज बंसल के केस में जो डायरेक्शन आई थी वो डायरेक्शन ईडी के लिए भी और जिनको जो एक्यूज्ड है उनके लिए भी वो डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट और मायने रखती है।